मेरा नाम दीप्ति है। मेरी शादी होने वाली थी। मैं अपनी शादी के सुहाने सपने अपनी आंखों में सजाए हुए थी और बार बार सोच रही थी कि शादी के बाद मैं अपने पति के साथ ये करूँगी, वो करूँगी, उसके साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करूँगी। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल आई तो अगले ही दिन गांव की सारी औरतें नई नवेली दुल्हन से मिलने के लिए आई थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मेरी खूबसूरती की बहुत तारीफ करने लगी। मुझे अच्छा लगा था, मगर उसके बाद उन्होंने जो कुछ मुझसे कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक एक औरत मेरा घूंघट खोलकर मुझे देखती तो यही कहती कि तू इस घर में ज्यादा दिन नहीं टिक सकेगी। मैं नई दुल्हन थी, इसलिए उस औरत से मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बड़ी हैरानी से उसको देख रही थी, मगर फिर थोड़ी ही देर के बाद एक और औरत मेरी मुंह दिखाई करने के लिए आई और उसने भी मेरा घूंघट उठाते ही कहा था कि तेरे पिता ने तुझे किस परिवार में झोंक दिया है, ऊपर वाला तेरा भला करे। ये बात सुनकर मुझे बड़ी ही हैरानी हुई थी। लेकिन फिर रात के समय जब मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया तो अपने पति को देखकर मुझे उन औरतों की बातों का मतलब समझ आ गया था, क्योंकि मेरा पति तो मैं बहुत खुश थी। बचपन से लेकर जवान होने तक का सफ़र बड़ा ही खुशहाली और सुकून भरा गुजरा था, क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी मुझे किसी बात की कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी थी। वो मुझे अपनी हथेली का छाला बनाकर रखते थे। हमेशा उन्होंने मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखा था, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। मेरा इस दुनिया में मेरे पिता के अलावा और कोई नहीं था। मेरे पिता ने कभी मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी थी। मेरे पिता एक शरीफ और अच्छे इंसान थे। हम लोग गांव में रहते थे। गांव के सारे ही लोग मेरे पिता की बहुत इज्जत किया करते थे। मैं 10 महीने की थी जब मेरी माँ एक बीमारी के कारण मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। मैं उस समय बहुत छोटी थी जब मैं अपने पिताजी को बहुत तंग किया करती थी। लोगों ने मेरे पिता को एडवाइस दी थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें पत्नी भी मिल जाएगी और तुम्हारी बेटी को माँ का साथ भी मिल जाएगा। बच्चों की परवरिश माँ जिस तरीके से कर लेती है उस तरीके से पिता के लिए करना नामुमकिन हो जाता है। मगर मेरे पिता ने हमेशा ही मुझसे मोहब्बत की थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी दूसरी पत्नी आने के बाद उनका प्यार बढ़ जाए और उनकी दूसरी पत्नी उनके लिए पत्नी होगी, मगर उनकी बेटी के लिए तो वो सौतेली माँ ही रहेगी। मेरे पिताजी को हमेशा मेरी बहुत फिक्र रहती थी। वो नहीं चाहते थे कि सौतेली माँ इस घर में आए और मेरे साथ सौतेले जैसा व्यवहार रखे। इसलिए उन्होंने सारी जिंदगी किसी के भी कहने पर दूसरी शादी नहीं की और उन्होंने यही फैसला किया कि चाहे जो हो जाए वो अपनी बेटी का खुद ख्याल रखेंगे। पिताजी जब अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते थे तो अपनी छोटी सी बेटी को अपने साथ लेकर जाते थे। जब उनकी बेटी सो जाती तब वो सारे काम किया करते थे। फैक्ट्री में मशीनों की आवाज़ भी होती थी, मगर मेरे पिताजी मशीन द्वारा काम ना करके अपने हाथों से काम किया करते थे और मुझे ऐसी जगह सुला दिया करते थे जहाँ शोर न मचे। मेरे पिताजी शहर में काम करते थे। उनको शहर में काम करने के लिए आना जाना बहुत दूर पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी मेहनत से पीछा नहीं छोड़ा था। वो मेहनत करते थे और अपनी मेहनत की कमाई अपनी बेटी पर लगा दिया करते थे। उन्होंने मुझे राजकुमारियों जैसी जिंदगी दी थी। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी होती चली गई। पिताजी मुझे अपने साथ शहर हर रोज लेकर आते थे, इसलिए मैं शहर के माहौल को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। अब जब मैं जवान हुई तो मैंने पिताजी से कहा था कि अब मैं आपके साथ शहर नहीं जाया करूंगी। कितने सालों से आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अब मैं आपके लिए घर में रहकर खाना बनाया करूंगी और आप आराम से काम से वापस आया करो। पिताजी कहते थे कि नहीं बेटा, तूने खाना बनाया तो कहीं तेरे हाथ पाँव न जल जाएं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मगर मैंने उनको तसल्ली दी थी और कहा था कि बस बहुत साल हो गए आपको बाजार का खाना खाते खाते। अब मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मैंने खाना बनाना सीख लिया है। आपको याद है फैक्ट्री में जो मासी आती हैं, जो सबके लिए खाना बनाकर लाती हैं, मैं उनके पास बैठ जाती थी और उनसे बातें करती थी। मैंने उनसे खाना बनाने के लिए काफ़ी सारी एडवाइस ले ली है और उनसे पूछ भी लिया है कि कुछ डिशेस खाने में किस तरह से बनती हैं। मैं ट्राई करके देखती हूँ। मैंने पिताजी के लिए अपने हाथ से राजमा चावल, आलू गोभी की सब्जी और पराठे बनाए थे, जो वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। पिताजी कहते थे कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरी छोटी सी बेटी आज इतनी बड़ी हो गई कि अपने पिता के लिए अपने हाथों से खाना बना रही है। वो दिन भी जिंदगी के बहुत खुशहाल दिन थे जब मुझे मेरे पिता ने कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने दी थी।
हर परेशानी का उन्होंने अकेले ही सामना किया था। लेकिन अब मैं जवान हो चुकी थी। अब मैं ज्यादातर घर में ही रहने लगी थी, मगर पिताजी को हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती थी, इसलिए वो शहर से जल्दी घर वापस आ जाते थे। अब लोग मेरे पिताजी से कहते थे कि तुम्हारी बेटी जवान हो रही है, उसकी शादी कर दो, क्योंकि अब पिताजी बीमार रहने लगे थे और काफी समय से तो उन्होंने शहर में काम करना भी छोड़ दिया था। अब उनकी हड्डियों में इतनी जान नहीं रही थी कि वो शहर जाकर काम कर सके। शहर से रोज अपने गांव का आना जाना उनको बहुत भारी पड़ने लगा था, इसलिए उन्होंने अपने ही गांव में छोटा सा चाय का होटल खोल लिया था, जो इतना तो चलता था कि पिताजी उससे अपना और मेरा गुजारा अच्छे से कर लिया करते थे। मुझे भी हमेशा पिताजी की फिक्र रहती थी, इसलिए मैं घर से निकलकर उनके चाय के होटल पर उन्हें 2-3 बार देखने के लिए चली जाती थी। मगर लोग बार बार उनसे यही कहते थे कि अपनी बेटी की शादी कर दो, वो जवान हो रही है, उसका तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारी भी तबीयत खराब रहने लगी है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा, वो अपनी ससुराल चली जाएगी तो तुम सुकून से मर सकोगे। पिताजी को भी लोगों की बात समझ आ गई थी, बात बिल्कुल ठीक लगी थी, इसलिए उन्होंने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। मगर मैंने उनसे साफ मना कर दिया था कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा। पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं तुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, मेरी मान तो तू शादी कर ले। उन्होंने मुझसे बहुत जिद की तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी, मगर अभी मेरा कहीं रिश्ता नहीं लग पा रहा था। कुछ हमारे ही गांव के लड़कों के रिश्ते थे जिनको पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो लड़के देखने में तो ठीक थे मगर उनके घरेलू हालात हमारे जैसे ही थे। पिताजी चाहते थे कि मेरी बेटी किसी ऐसे घर में जाए जहां पर उसे किसी तरह की परेशानी न हो, वो लोग खानदानी अमीर हों, और खानदानी अमीर लोगों के पास कई नस्लों तक भी गरीबी दूर दूर तक नहीं आती। मैं खूबसूरत थी, इसलिए मेरे पिताजी को इस बात पर भरोसा था कि उनकी बेटी का रिश्ता अमीर परिवार से जरूर आएगा। पिताजी से काफी सारे लोगों ने ये भी कहा था कि तुम चाहो तो अपनी बेटी की शादी शहर में कर सकते हो, मगर पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे। आखिर मैं उनकी एक ही तो बेटी थी, मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी अपने ही गांव में या आसपास के किसी गांव में हो जाए, तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके पिताजी से मिलने के लिए आ जाया करूंगी। फिर कुछ दिन गुजरे थे जब हमारे गांव के सरपंच ने अपने दोस्त के बेटे का रिश्ता मेरे पिताजी को बताया था, क्योंकि पूरा गांव ही जानता था कि मैं बेहद खूबसूरत, भोली भाली और समझदार लड़की हूँ। पिताजी ने जब सरपंच जी की पूरी बात सुनी और उन्होंने सरपंच जी के दोस्त के बेटे से मुलाकात की तो पिताजी को वो लड़का बहुत पसंद आया था, क्योंकि सरपंच जी के दोस्त पड़ोस वाले ही गांव के सरपंच थे। वो लोग खानदानी अमीर थे। लड़का भी देखने का बहुत अच्छा और सीधा था। मेरे पिताजी को ये बात बहुत पसंद आई थी कि उन लोगों ने खुद अपने मुंह से मेरे रिश्ते के लिए कहा था, क्योंकि गांव में लड़के की माँ आई हुई थी और उन्होंने मुझे बाजार से गुजरते हुए देख लिया था। जब उन्होंने मेरे बारे में जांच पड़ताल निकाली तो उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया था। मेरे पिताजी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए थे, क्योंकि वो जैसा लड़का चाहते थे ऐसा लड़का उन्हें मिल गया था। लड़के वालों ने कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए सिवाय उनकी बेटी के, और वो लोग बहुत ही जल्द शादी करना चाहते थे। पिताजी ने उनसे कहा भी था कि मेरी एक ही बेटी है, मैं अपनी बेटी की शादी में अपने सारे अरमान पूरे करना चाहता हूँ, मगर उन्होंने कहा कि तुम्हें जो तैयारी करनी है जल्दी ही कर लो, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तैयारी करने की रकम दे सकते हैं, मगर हमारे खानदान में जल्दी ही शादी की जाती है। मेरी शादी पड़ोस वाले ही एक गांव में हो गई थी। ये गांव हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था। मैं अपने पिता से विदाई के समय बहुत रोई थी, क्योंकि सारी जिंदगी मैं जिसके सीने से लगकर बड़ी हुई थी, आज वो मुझसे जुदा हो गया था। एक तरह से मेरे दिल में खुशी भी छाई हुई थी, क्योंकि जिस लड़के के साथ मेरी शादी हो रही थी वो लड़का बहुत सुंदर था। वो 3 भाई थे, उनकी सिर्फ एक ही बहन थी। सुना था कि किसी बीमारी के कारण उसकी भी मौत हो गई थी, और मेरे पति के 2 बड़े भाइयों की शादी भी हो चुकी थी। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आई तो बहुत खुश थी। मुझे दुल्हन बनाकर जब गांव की औरतों के बीच बैठा दिया गया था तो मुझे बड़ा ही अजीब महसूस हो रहा था। सारी औरतें मुझसे अजीब अजीब तरह की बातें करके जा रही थी। वो मेरे ससुराल वालों के बारे में कह रही थी कि तुम इस घर में ज्यादा दिन नहीं टिक सकोगी, बल्कि दूसरी वाली औरत ने घूंघट उठाकर मुझसे कहा था कि तेरे पिता ने तेरी शादी कहाँ कर दी, हमें तो तुझे देखकर तुझ पर तरस आता है। मैं खामोश रही थी।
न किसी से कुछ कह सकती थी और ना ही किसी से कुछ पूछ सकती थी कि आखिर इन औरतों की बातों का मतलब क्या है। सारी रस्में हो जाने के बाद मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया था। मैं सोच रही थी कि मेरा पति कमरे में आएगा तो मैं उससे क्या क्या बात करूंगी। इतने में ही मेरा पति कमरे में आ गया था और ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि मेरा पति अभी तक मेरा घूंघट नहीं उठा रहा था। मैं काफी देर तक नजर झुकाए बैठी रही थी। थोड़ी देर गुजरी, एक अजीब सी हरकत हुई थी जब मेरा पति पागलों की तरह तालियां बजा रहा था, मुझे दुल्हन दुल्हन कह रहा था। अपने पति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई मासूम सा छोटा सा बच्चा है, मगर वो तो अच्छा खासा जवान लड़का था। वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था? मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी चूड़ियां उतारकर जमीन पर बिखेरने लगा। मेरे जेवर भी खींचने लगा था। उसकी ऐसी हरकतें मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। मैं तो उसे देखकर बहुत डर गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी कि मेरा पति ये सारी अजीब अजीब हरकतें करने के बाद अपने कपड़े उतारने लगा। उसको देखकर मैं बेहद डर गई थी। मैंने उससे कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा, तो फिर तुम मेरे कपड़े बदल दो। मेरी माँ भी रात को मेरे कपड़े बदलकर सुलाती है। मैं छोटा सा बच्चा हूं ना, आओ आओ। वो मुझे अपने करीब बुला रहा था, मगर मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। मैं तो सारी रात रोती रही थी क्योंकि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसकी दिमागी हालत खराब थी और अब मुझे समझ आई थी कि वो औरतें मुझे बार बार ये क्यों कह रही थी कि तुम इस घर में नहीं टिकोगी या फिर इस घर में आने के बाद तेरे भाग फूट गए। अपने पति की ऐसी पागलपन वाली हरकतों से मेरा दिल बहुत डरा हुआ था। इसी तरह दिन निकल आया था। मेरा पति बिस्तर पर एक तरफ लेटकर सो चुका था। जैसे सपने मैंने अपने पति के लिए अपनी आंखों में सजाए थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा पति जवान जरूर था, मगर दिमाग से वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था। मुझे यकीन था कि मेरे पिताजी को मेरे पति की सच्चाई के बारे में नहीं बताया गया है, वरना कभी भी मेरे पिताजी ऐसे इंसान के साथ मेरी शादी नहीं करते। मुझे इंतजार था कि कब मेरे पिताजी आएं और मैं उनको अपने पति की हरकतों के बारे में बताऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में पिताजी को कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया। ये तो मेरा भाग्य था। इन लोगों ने जरूर मेरे पिताजी से झूठ बोला होगा। पहले ही वो काफी बीमार हैं, इसलिए मैं खामोश रही और पिताजी को कुछ ना बताने का फैसला किया। अगले दिन जब मेरा पति सोकर उठा तो वो फिर से अजीब अजीब हरकतें करने लगा था। जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा कि मेरे कमरे से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वैसे भी मैं सारी रात एक कोने में बैठकर रोती रही थी। मैं उठी और कमरे से बाहर निकलकर जाने लगी जब अचानक मेरी सास से मेरी जोरदार टक्कर हुई थी। सास को देखकर मैं उनके गले लगकर फूटकर रोने लगी थी। मैंने कहा था कि आपका बेटा मुझे कमरे से बाहर निकाल रहा है। मेरी सास जल्दी से कमरे के अंदर गई और अपने बेटे को संभालने की कोशिश करने लगी। मैं दरवाजे से खड़ी हुई उन्हें देख रही थी जब मेरी जेठानी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ अपने कमरे के अंदर ले गई। मेरी जेठानी ने मुझे बताया कि तुम्हारा पति बचपन से ही दिमागी तौर पर पागल है, उससे डरो नहीं, अब तुम्हें उसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। ये सुनकर तो मैं चौंक गई थी। क्या वो सारी जिंदगी ऐसा ही रहने वाला था? ऐसे इंसान के साथ सारी जिंदगी क्या, मैं तो एक दिन भी नहीं गुजार सकती थी। मगर उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी सासू माँ उसे बाबा जी के तंत्र मंत्र का पानी पिलाएंगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनकी इस बात पर मैं चौंक गई थी। मैंने कहा कि आप ये क्या कह रही हो? क्या तंत्र मंत्र का पानी पीने से मेरा पति ठीक हो जाएगा? अगर वो बचपन से ही पागल है तो इस पानी को पीकर वो ठीक कैसे हो सकता है? मेरी जेठानी ने इस बात का मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। मेरे पति के चीखने चिल्लाने की आवाज थोड़ी कम हो गई थी और वो फिर से सो गया था, मगर फिर से मेरा पति पागलपन वाली ही हरकतें करता था। मैंने देखा था कि मेरे बड़े जेठ की आंखों से दिखाई नहीं देता था, जबकि मेरे छोटे जेठ की एक टांग ठीक नहीं थी, वो लंगड़ाकर चलते थे। जबकि मेरा पति पागल था। मेरी सास को भी बड़ी हिम्मत थी, जिनके तीनों ही बच्चों में कोई न कोई कमी थी। बड़ी ही अजीब बात थी कि इस घर के हर मेंबर में कोई न कोई परेशानी थी। मेरी बड़ी जेठानी के पास एक 5 साल का बेटा था। अभी मैं अपनी जेठानी के कमरे में बैठी हुई थी जब अचानक मेरी जेठानी का बेटा जोर जोर से रोने लगा। वो खेलते खेलते ही गिर गया था। उसके सर से खून आने लगा था। मैंने उसे जल्दी से अपनी गोद में लिया और उसके सर पर अपना दुपट्टा लगाकर खून साफ करने लगी थी। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर चलना चाहिए। मेरी जेठानी ने उसे मेरी गोद से छीन लिया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये अभी ठीक हो जाएगा।
वो बहुत जोर जोर से रो रहा था। उसके बड़ी गहरी चोट लगी थी। मेरी जेठानी थी कि उसे कमरे में तसल्ली देकर किचन में चली गई थी। न जाने वो किचन में क्या कर रही थी। यही देखने के लिए मैं जब किचन में गई तो मैंने देखा कि वो चूल्हा जलाकर उस पर तवा चढ़ा रही थी और तवे में उन्होंने बेसन और हल्दी मिलाकर उसे भूनना शुरू कर दिया था। उसको ठंडा करने के बाद उन्होंने उसका घोल बनाया और अपने बेटे के सर पर लगाने लगी। मैं ये सब देखकर बड़ी हैरान हो रही थी। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि आप ये क्या कर रही हो? क्या इस तरह से इसकी चोट ठीक हो जाएगी? आपको इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए, इसके बहुत गहरी चोट लगी है। मेरी जेठानी कहने लगी कि नहीं, हमारे यहाँ डॉक्टरों के पास नहीं जाते। बाबाजी ने हमें ये टोटका बताया था। हमारे यहाँ ज्यादातर घरेलू उपाय से ही बड़ी बड़ी बीमारियां दूर कर दी जाती हैं। इस घर में जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर तो मेरे होश उड़ रहे थे, क्योंकि ऐसा होते हुए मैंने कहीं नहीं देखा था। ये लोग घरेलू उपाय पर बहुत विश्वास रखते थे और अगर फिर भी उनकी परेशानी दुख तकलीफ दूर नहीं होती थी तो गांव में एक बहुत ही फेमस झाड़ी वाला बाबा रहता था। ये लोग वहां जाते थे और बाबा जी इन्हें जैसे जैसे उपाय करने के लिए कहते ये वैसा ही किया करते थे, क्योंकि बाबा पर और घरेलू उपायों पर इनका बहुत विश्वास था। ये बात मुझे तब खुलकर पता चली थी जब मैं अपनी शादी का पूरा 1 हफ्ता होने के बाद घर के कामों में बहुत बिजी रहने लगी थी। अब जो भी था जैसा भी था, यही मेरा ससुराल था। अपने पति को भी मैंने अपना पति परमेश्वर मान लिया था। मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी और सीढ़ियों से उतरकर नीचे की तरफ आ रही थी जब अचानक मेरा पैर मुड़ गया। मेरे पैर में बहुत गहरी मोच आई थी। मेरी सास तभी सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर ले आई और मेरे पैर पर लगाने लगी। मेरे पैर की तकलीफ 2 दिन तक ठीक नहीं हुई थी। मैंने अपनी सास से कहा था कि हमें शहर चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पैर में बहुत गहरी मोच आ गई है। ऐसा न हो कि मैं चलने काबिल ही न रहूं। मेरी सास कहने लगी कि हमारे यहाँ डॉक्टर के पास नहीं जाते। अगर घरेलू उपाय से भी तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कल बाबा जी के पास लेकर चलूंगी। वही तुम्हारे पैर के लिए कोई जड़ी बूटी देंगे या फिर कोई ताबीज दे देंगे, उससे तुम ठीक हो जाओगी। मगर मैं उस बाबा के पास नहीं जाना चाहती थी। न जाने वो बाबा कौन था, कैसा था। मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना था। कभी मैं बाबाओं के पास जाने से या घरेलू उपाय से ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे पिताजी मुझे छोटी सी खरोच भी आती थी तो फौरन शहर के डॉक्टर के पास लेकर पहुंचते थे और मैं उनसे ठीक भी हो जाती थी। ये लोग पता नहीं कैसे सोच रखने वाले लोग थे। मेरे पति का पागलपन भी दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। मेरी सास थी कि मेरे पति का शहर में ही इलाज नहीं करवा रही थी। धीरे धीरे मेरी शादी को 1 महीना हो गया था। अभी तक मुझे मेरे पिताजी से मिलने नहीं दिया गया था। मेरी सास ने कहा था कि हमारे यहाँ की बहुएं शादी के पूरे 3 महीने तक अपने मायके वालों से नहीं मिलती। एक बार तो मेरे पिताजी मेरी ससुराल भी आए थे, क्योंकि उनका मन मुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। लेकिन मेरी सास ने उनसे कह दिया था कि हमारे खानदान के भी कुछ उसूल हैं, कुछ परंपराएं हैं। हम अपने उसूल और परंपराओं के खिलाफ नहीं जाते। हमारे यहाँ की बहुएं 3 महीने तक अपने मायके वालों से नहीं मिलती, तो 3 महीने से पहले पहले तुम भी यहाँ पर मत आना। मैं जानती थी कि जिस तरह मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, उसी तरह की हालत उनकी भी हो रही होगी। मगर मेरे घर वालों ने मेरी और पिताजी की तकलीफ को नहीं समझा था। मेरी शादी को जब 1 महीने से ज्यादा हुआ तो मुझे खबर मिली कि मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन साबित हुआ था। मैं बहुत रोई थी, इतना रोई थी कि रोते रोते बेहोश हो गई थी। जो इंसान मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, जो मेरा सब कुछ था, वही मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी शादी करने के बाद पिताजी अपना ख्याल ठीक से नहीं रखते होंगे। उन्हें मेरी बहुत याद आती होगी, तभी तो उन्हें मौत बहुत जल्दी आ गई। न जाने मैं कैसे घर में आ गई थी कि यहाँ आने के बाद मुझे मेरे पिताजी से भी बहुत दूर कर दिया गया था। हाँ, मगर मेरे पिताजी की जिस दिन मौत हुई थी उस दिन मुझे मेरी सास ने मेरे मायके जाने दिया था। मगर अब उस घर में मेरा कोई नहीं बचा था। मैं अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद वहां से अपनी ससुराल वापस चली आई थी। मेरे पति के साथ रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं बस उसके साथ गुजारा कर रही थी। उसकी हरकतें बहुत खराब थीं। वो रातों को सामान उठा उठाकर फेंकता था। कभी बच्चों की तरह हरकतें करने लग जाता तो कभी इतना खूंखार बन जाता था कि मुझ पर हमला करने की कोशिश करता था। मुझे मारने लग जाता था, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे उससे बचा लिया करते थे। मैं बहुत डरने लगी थी।
मैंने अपनी सास से कहा था कि अगर आपके बेटे की दिमागी हालत इतनी ही खराब है तो आप लोग उसका शहर में इलाज क्यों नहीं करवाते। बाबाओं के चक्कर में पड़कर और घरेलू उपाय करके कभी भी आपका बेटा ठीक नहीं होगा। मेरी सास कहने लगी कि मेरा बेटा पहले से काफी हद तक ठीक हो गया है, बाबा जी उसका इलाज कर रहे हैं। अगर वो ठीक नहीं होता तो उसकी इतनी लंबी उम्र न होती, क्योंकि बचपन में ही हमें पता चल गया था कि हमारा बेटा जल्द ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। ये तो बाबा जी की कृपा है जो मेरा बेटा जवान भी हो गया और मैंने उसकी शादी भी देख ली। मगर मुझे तो कहीं से भी अपना पति ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन मैं अपनी जेठानियों के पास बैठी हुई बुरी तरह से रो रही थी। मैंने कहा कि तुम लोग इस घर में कैसे एडजस्ट कर रही हो। मैं तो कभी भी इस घर में न रहूं। ये ससुराल नहीं है बल्कि एक तरह का कैद खाना है जहां पर हमें घर से बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं है। मेरी जेठानी कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ किया जा रहा है। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैंने कहा कि आपका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि दरअसल हमारे सास ससुर बहुत पुरानी सोच रखने वाले लोग हैं। उनके पूर्वजों के समय से यहाँ पर कोई भी डॉक्टर से इलाज नहीं करवाता। पुराने जमाने के लोग वेद और हकीमों से ही ठीक हो जाया करते थे, घरेलू नुस्खे अपनाया करते थे और जड़ी बूटियों द्वारा दवाइयाँ बनाकर इलाज किया करते थे। मगर अब जमाना काफी आगे बढ़ चुका है। ये लोग अभी भी बाबा पर विश्वास रखते हैं और घरेलू उपाय करते हैं। मेरी जेठानी कहने लगी कि मैंने अपने पति से पूछा था कि तुम कैसे अंधे हुए थे। मेरे पति ने मुझे बताया था कि वो जन्म से ही अंधे नहीं है, जबकि जब वो 10 साल के थे तब तक उन्हें बहुत अच्छे से दिखाई देता था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। कभी कभी वो खेलते खेलते गिर जाते थे क्योंकि उनकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता था। तो कभी कभी अचानक उनको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता था। उन्होंने इस बारे में अपनी माँ को बताया तो उनकी माँ उन्हें झाड़ी वाले बाबा के पास ले गई थी। बाबा जी ने कहा था कि वो ठीक हो जाएंगे, मगर मेरे पति की दिन ब दिन आंखों की रोशनी जाने लगी। न जाने कि उनकी आंखों में ऐसी कौन सी परेशानी थी कि वो ठीक नहीं हो सके। इस गांव में आपस में ही जान पहचान में शादी कर दी जाती है। मैं अपनी सास की सहेली की बेटी हूँ। मेरी माँ मेरे पति के बारे में सब कुछ जानती थी। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि गैरों में अपनी बेटियों को नहीं दिया जाता। जिससे जान पहचान होती है उन्हीं के बेटों के हवाले उनकी बेटियों को कर दिया जाता है। और वैसे भी हमारे ससुराल वाले तो बहुत अमीर लोग हैं, जबकि मेरी सास अपनी दूसरी बहू अपने पति के रिश्तेदारों के यहाँ से लाई थी। वो मेरी दूसरे नंबर वाली जेठानी की बात कर रही थी। कुछ ऐसा ही मेरी दूसरी जेठानी ने भी बताया था कि उनका पति भी तेज तेज दौड़ते समय गिर गए थे जब उनकी टांग में बहुत गहरी चोट आई थी, मगर उन्हें भी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया था और उनका इलाज घरेलू नुस्खों द्वारा किया गया था। जब उनकी टांग दिन ब दिन खराब होती चली गई तो उनको बाबा जी के हवाले कर दिया गया। ये बाबा बहुत पुराना हो चुका था, कई सालों से इस गांव के लोगों का इलाज कर रहा था और अंधविश्वास के नाम पर इन सबको बेवकूफ बना रहा था। इस गांव में मनगढ़ंत बातें बहुत थीं। मेरे दोनों ही जेठ को अगर डॉक्टर से अच्छा इलाज मिलता तो शायद आज वो दोनों ठीक होते, क्योंकि कई सालों पहले जब मेरे पति छोटे थे तब उनको भी बहुत तेज बुखार आया था। मेरी सास ने घरेलू नुस्खे किए मगर मेरे पति की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा था। फिर जब वो उन्हें बाबा के पास ले गईं तो बाबा ने उनको कुछ तंत्र मंत्र पढ़कर उन पर फूंक दिए थे और थोड़ा सा उनका इलाज भी किया था, मगर मेरा पति ठीक नहीं हो सका। जबकि जो बुखार उनके दिमाग पर चढ़ गया था और फिर उसी दिन से मेरे पति को दौरे पड़ने लगे थे। मेरे पति जवान हो गए लेकिन उनका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता गया। इस गांव के लोग और मेरी ससुराल के लोग बहुत ही अजीब थे। गांव वाले अगर बाबा की मनगढ़ंत बातों में आ रहे थे तो मेरे ससुराल वाले बहुत पुरानी सोच रखते थे। बताया गया कि मेरी नंद भी जवान होकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उसकी भी एक बार बहुत तबीयत खराब हो गई थी, वो भी ठीक नहीं हो सकी। मेरी सास के सारे ही बच्चे लगभग लाचार थे और अब वो चाहती थी कि उनके घर की बहुएं और उनके बच्चे भी उनके जैसे ही जिंदगी गुजारें, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं इन सारी बातों के खिलाफ थी। मैंने अपनी सास से कहा था कि मैं अपने पति का शहर में इलाज करवाना चाहती हूँ। आप लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप चाहें तो अपने बेटे को ठीक कर सकते थे, मगर आप लोगों ने अपनी पुरानी सोच इस्तेमाल की। बाबा भी गांव में लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। अगर वो बाबा सच में लोगों का इलाज करता होता तो आपके किसी भी बच्चों में कोई कमी न होती। लेकिन मेरी ऐसे आवाज उठाने पर
मुझे बड़ों से बदतमीजी करना बताया गया था। मेरी आवाज़ दबा दी गई थी क्योंकि मेरी जेठानियाँ भी इसी गांव की थीं और वो बिल्कुल खामोश थीं। हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं होता था और ना ही मेरा कभी ऐसे लोगों से सामना हुआ था जो अंधविश्वास के इतने आदी थे कि उन्हें सही और गलत में फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा था। अपने पति की हालत देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आता था। वो जो कुछ भी करता था उसे खुद को ही नहीं पता होता था कि वो क्या कर रहा है। मैं खामोश रही थी। अपने ससुराल वालों के आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। मेरी शादी भी मेरे पति के साथ इसलिए करवाई गई थी क्योंकि मेरी सास चाहती थी कि उनके बेटे की शादी उनके जीते जी हो जाए। लेकिन गांव के सारे ही लोग मेरी सास के बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। ये बात भी सबको पता थी कि सरपंच जी का छोटा बेटा पागल है। भला कोई क्यों अपनी बेटी को इस पागल के हवाले करेगा। इसलिए मेरी सास ने अपने बेटे की खातिर अपनी एक परंपरा को तोड़ दिया था कि उन्होंने मुझे इस घर की बहू बनाया था, जबकि मैं उनकी जान पहचान, रिश्तेदारी या आस पड़ोसी की बेटी नहीं थी। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। मेरी शादी को 3 साल हुए तो मेरे ससुर इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, जबकि मेरी सास भी उनके 6 महीने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और अब दोनों भाई चाहते थे कि इस हवेली का बंटवारा हो जाए क्योंकि ये बहुत बड़ी हवेली थी। वो अपने पिता की सारी जायदाद आपस में बांट लेना चाहते थे। उन्होंने सारी प्रॉपर्टी के बंटवारे करने के बाद मेरे पति का हिस्सा मुझे दे दिया था, मगर मैं इस गांव में नहीं रहना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने पति का इलाज करवाऊं और वो ठीक हो जाए। मैं उनके साथ खुशी खुशी रहूं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था मेरे पति की कंडीशन बहुत ख़राब होती जा रही थी। वो मुझे बहुत नुकसान पहुंचाता था। मेरी सेहत भी बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं अपने पति के हाथों दरिंदगी का शिकार होती थी। उसने कभी मुझे अपनी पत्नी की नज़र से नहीं देखा था, बल्कि वो तो मुझे अपना दुश्मन समझता था। मैं उसका जितना ख्याल रखने की कोशिश करती वो मुझे उतना ही मारता था। उसके हाथ में जो चीज़ भी होती वो उठाकर मुझ पर फेंक देता था। मैंने अपनी ससुराल में बड़ी मुश्किल के दिन गुजारे थे और फिर मैं अपने हिस्से के सारे पैसे लेने के बाद अपने पति को लेकर शहर आ गई थी। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। मैं कभी स्कूल तो नहीं गई थी, मगर पढ़ना लिखना जानती थी, क्योंकि शहर में जब मेरे पिताजी मुझे फैक्ट्री में एक तरफ को बैठा दिया करते थे तो मैंने देखा था कि वहाँ पर एक अंकल आते थे जो वहाँ के अकाउंटेंट थे। वो ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई का काम करते थे। मैं उनके पास बैठी रहती थी तो वो मुझे कॉपी और पेंसिल दे दिया करते थे। उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाया था और उन्हीं की दी हुई शिक्षा इस शहर में आने के बाद मेरे काम आ गई थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया था, एक मोबाइल खरीद लिया था, अपनी ज़रूरत का सारा सामान खरीद लिया था। मैं घर से ज़्यादा बाहर तो नहीं निकलती थी, लेकिन जब बहुत मजबूरी होती तो मैं अपने पति को ताले में बंद करके घर से निकल जाया करती थी। अपने पति को संभालना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। गांव में रहते हुए तो मैं कभी अपने पति का डॉक्टर से इलाज नहीं करवा सकती थी, क्योंकि ना तो वो वहाँ पर दूर दूर तक डॉक्टर थे, न अस्पताल था, और ना ही कभी वहाँ के लोग मुझे परमिशन दे सकते थे कि मैं अपने पति का इलाज शहर में आकर करवाऊँ। अब यहाँ आने के बाद मुझे फुल परमिशन मिल गई थी, लेकिन अपने पति को देखकर मुझे बहुत अफसोस होता था। अब उसे अपना ज़्यादा होश भी नहीं रहता था। वो ज़्यादातर बिस्तर पर पड़ा रहता था, क्योंकि उसके शरीर में इतनी जान ही नहीं बची थी कि वो मेरे ऊपर अब अपना पागलपन आजमा सके। मैं सारा सारा दिन अपने पति के काम करके थक जाती थी, क्योंकि गांव में तो मेरी जेठानियां मेरे साथ काम करवा दिया करती थी। मैं अपने पति के सारे काम करती थी, वो मुझे कहीं चोट भी पहुंचा दिया करता था तो मैं काफ़ी समय तक दर्द में एक तरफ को पड़ी रहती थी। तो मेरी जेठानियां घर के सारे काम कर लेती थी, खाना भी बना लिया करती थी। मुझे कभी किसी परेशानी का सामना नहीं हुआ था, लेकिन अब यहाँ शहर आने के बाद मुझे ही सारे काम करने थे। उन लोगों ने मुझे मना भी किया था कि तुम शहर मत जाओ, जैसे भी ज़िंदगी गुजर रही है यहीं पर गुजार लो, मगर मेरी ही जिद थी कि मैं अपने पति को ठीक करके रहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पति अब और ज़्यादा गाँव में रहा तो वो इस दुनिया को छोड़कर भी जा सकता है। बचपन से लेकर अब तक उसे ठीक से इलाज नहीं मिल सका था। उसको क्या परेशानी थी ये बात तो डॉक्टर ही बता सकते थे। मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि गांव में मेरे ससुर का एक मकान था जिसको मेरे जेठ ने किराए पर दे दिया था और कहा था कि जब तक हमारा भाई जिंदा है हम तुम्हें हर महीने इस मकान का किराया पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि मेरा पति कमाने लायक नहीं था, मेरे पास उन लोगों के दिए हुए पैसे एक न एक दिन तो खत्म होने ही थे।
पहले हम सब लोग जिस तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, इस तरह से अपने माँ बाप के मरने के बाद मेरे दोनों जेठ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि मेरा पति अपनी माँ के मरने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। घर में सभी को नुकसान पहुँचाने लगा था। जब मेरी सास जिंदा थी तो वो अपने बेटे को समझा बुझाकर शांत कर लिया करती थी। मेरा पति मुझसे भी ज्यादा नहीं संभलता था, इसीलिए उन लोगों ने ये तरीका अपनाया था कि घर के हिस्से बंटवारे कर दिए जाएं। तीनों भाई अलग अलग रहेंगे तो उनको अपने छोटे भाई से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और एक न एक दिन तो इस जायदाद के बंटवारे भी होने ही है। फिलहाल मुझे शहर में आए हुए 2 महीने गुजर गए थे। शहर के सारे तौर तरीकों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ थी। आखिरकार मेरा बहुत सारा समय शहर में गुजरा था। मैं अपने पति की वजह से सारा दिन घर में ही रहती थी, इसीलिए घर का राशन पानी जितना भी होता था मैं सब मोबाइल से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया करती थी। सब्जी वगैरह भी मैं ऑनलाइन ही मंगाया करती थी। इससे मेरा टाइम भी बचता था और मैं घर में रहकर अपने पति के साथ ज्यादा से ज्यादा उसका ख्याल रखती थी। मेरा पति अब पूरी तरह से बिस्तर पर लग चुका था। डॉक्टर ने बताया था कि मेरा पति कुछ दिनों का ही मेहमान है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर उसका इलाज वक्त पर हो जाता तो शायद आज उसकी बीमारी इतनी न बड़ी होती। अब जवानी में ही वो कभी भी मेरा साथ छोड़ सकता है। डॉक्टर के पास आने पर मुझे इतना तो पता चल गया था कि आखिर मेरे पति को परेशानी क्या है। उसके दिमाग की नसें पूरी तरह से सूखने लगी थी। अगर उसका इलाज चल भी रहा था तो वो सिर्फ दवाइयों के जरिए जिंदा रह सकता था, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया था कि उसका टाइम अब पूरा हो चुका है। मैं अपने पति की वजह से सारा दिन रोती रहती थी कि अगर वो भी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चला गया तो मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी। एक दिन मैंने ऑनलाइन राशन ऑर्डर किया था। जब एक डिलीवरी बॉय राशन देने के लिए आया, उस दिन बहुत तेज धूप थी। जब मैंने दरवाजा खोला तो वो मुझे बड़ी गौर से देख रहा था। वो हट्टा कट्टा जवान खूबसूरत लड़का था। न जाने क्यों वो मुझे इतनी गौर से देख रहा था। मेरी शक्ल से ही साफ नजर आ रहा था कि मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि जब तक मेरा पति जाग रहा होता था मैं उससे बातें करने की कोशिश करती थी, उसके ज़रूरी सारे काम करती थी। इस वजह से मैं बहुत थक जाया करती थी। मैं जल्द से जल्द दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर जाना चाहती थी, मगर उसने मुझसे कहा कि मुझे प्यास लग रही है। मैंने सोचा आज गर्मी बहुत है, जाहिर सी बात है उसे प्यास लग रही होगी, इसीलिए मैं उसके लिए पानी लेने चली गई। पानी पीने के बाद वो थैंक यू बोलकर वहाँ से जा चुका था, लेकिन अब वो ज़्यादातर मेरा ऑर्डर खुद ही लेकर आता था, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि आप इस घर में अकेली रहती हो। मैंने उसे बताया था कि हाँ, मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। दरअसल मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं अपने पति की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, इसीलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं घर से बाहर निकलकर कोई सामान खरीद सकूँ। उसने कहा था कि आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए खुद ही आपका ऑर्डर लेकर आया करूँगा। धीरे धीरे उसके साथ मेरी बातचीत बढ़ती गई थी, क्योंकि अब हर बार वही मेरी डिलीवरी लेकर आता था और हर बार वो मुझसे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछता था। वो मुझसे पूछता था कि आखिर आपके पति की ऐसी क्या बीमारी है, तो मैंने उसे बता दिया था कि मेरा पति दिमागी तौर पर पागल है। न जाने उसे क्या सूझा कि वो मेरे लिए बहुत फिक्रमंद होने लगा। कहने लगा कि पागल इंसान के साथ जिंदगी गुजारना तो बड़ी मुश्किल है। आखिर आप अपने पति के साथ कैसे रहती हो, क्योंकि पागल इंसान तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसकी वजह से तो आपको भी कोई नुकसान पहुंच सकता है। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं ना जाने कितने नुकसान बर्दाश्त कर चुकी थी। शादीशुदा होते हुए भी मैं उसकी पत्नी नहीं थी। उस डिलीवरी बॉय से मुझे एक अजीब सा दिली लगाव हो गया था। मेरा कभी कोई दोस्त भी नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए इतनी हमदर्दी जताता था तो मुझे उससे दोस्ती करना अच्छा लग गया था। वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करता था और मैं भी उसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। वैसे भी मैं अकेली रह रहकर बोर हो चुकी थी। मेरा पति तो अब ज्यादातर अपनी दवाई खाने के बाद सोता ही रहता था। वो मुझे कोई नुकसान न पहुंचाए और मैं उससे ज्यादा न डरूं, इसलिए डॉक्टर ने उसे नींद की दवाई दे दी थी। मगर जब वो जागता था तो मुझे उसके कपड़े बदलने होते थे, उसके हाथ मुंह धुलाने होते थे, उसे अपने हाथों से खाना खिलाना होता था। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मुझे उस लड़के का साथ अच्छा लगने लगा था। एक दिन मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान थी, बहुत रोई थी, इसलिए मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। जब वो डिलीवरी बॉय ने दरवाज़ा बजाया तो मैं अपना सामान लेने के लिए चली गई थी। वो मेरी शक्ल देखकर ही समझ गया था कि मैं बहुत थक गई हूँ। उसने कहा कि ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत खराब है। उसकी बात सुनकर मेरा मन भर आया था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो मुझे ऐसी हालत में देखकर
मेरे घर के अंदर आ गया था और मेरे सामने बैठ गया था। उसने मुझे भी बैठने के लिए कहा था। वो कहने लगा कि आखिर आप मेरी दोस्त बन गई हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या परेशानी है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैंने उसे बताया कि मैं अपने पति की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया था। फिर वो कहने लगा कि आखिर इस इंसान के साथ आपकी शादी किसने करवाई थी? क्या आपके पिता को नहीं पता था कि ये पागल है, या फिर ये शादी के बाद पागल हुआ था? अब मैं इससे कुछ नहीं छुपा सकती थी, इसलिए मैंने इसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद वो लड़का खामोश सा हो गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी परंपराओं और अपने रस्मों रिवाज को आगे तक बढ़ाने के लिए दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। वो थोड़ी देर मुझसे बातचीत करने के बाद मेरे घर से चला गया था, लेकिन उस दिन के बाद ना तो मैंने कुछ ऑर्डर किया था और ना ही वो खुद मेरे दरवाजे पर आया था, क्योंकि मैं उसे अपनी कहानी बताकर शर्मिंदा हो रही थी। कुछ दिन गुजरे थे जब मेरे पति की बहुत तबीयत खराब होने लगी। मैं अपने पति की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। मैंने जल्दबाजी में एम्बुलेंस को कॉल की और मैं अपने पति को अस्पताल लेकर गई तो पता चला कि मेरा पति तो इस दुनिया से जा चुका है। अपने पति की मौत पर मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कुछ अकेले कैसे करूं। मैंने अपने दोनों जेठ को भी कॉल करके बता दिया था कि आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा, मगर वो दोनों भाई अपने मरे हुए भाई से मिलने नहीं आए थे। मेरा भी इस शहर में अपना कोई नहीं था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब मुझे इस डिलीवरी बॉय नितिन की याद आई, मैंने उसके नंबर पर कॉल लगाई और रोते हुए उसे सब कुछ बता दिया। वो फौरन ही मेरी एक कॉल पर अस्पताल भागा भागा आ गया था। उसने मेरे साथ मिलकर मेरे पति का अंतिम संस्कार करवाया था। अब मैं पूरी तरह से अकेली रह गई थी। मेरा पति भले ही बीमार था, मगर इस घर में मुझे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा था। नितिन मेरे घर से जाने वाला था जब मैंने उसका हाथ थाम लिया और उससे कहा कि प्लीज़ तुम अभी थोड़ी देर में चले जाना, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं सारी रात यहाँ पर रुक सकता हूँ। मैंने न जाने क्या सोचकर उसे सारी रात घर में रुकने के लिए कह दिया था, मगर वो बहुत ही खुददार इंसान था। सारी रात वो जागता रहा था और उसने मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। मैं बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहाँ रुक गए हो, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। मुझे इस डर का, इस अकेलेपन का अब सारी जिंदगी अकेले ही सामना करना है। भला मैं कब तक तुम्हारा सहारा लेती रहूंगी। मेरे इस तरह से रोने पर उसे बहुत ही अफसोस हुआ था। उसने मेरा हाथ थामकर कहा था, अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम मेरे साथ चलो। उसने बताया कि वो भी इस दुनिया में अकेला है, उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, वो मुझे पसंद करता है। जब उसे ये बात पता चली कि मैं शादीशुदा हूँ तब उसे बहुत तकलीफ पहुंची थी। उसने कहा कि मैं कम कमाता हूँ मगर तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। शायद भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे से इसी तरह मिलवाया है। उसने मुझे सुबह तक सोचने का मौका दिया था। उसने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। नितिन बहुत अच्छा लड़का था, क्योंकि जिस दिन से मेरी इससे मुलाकात हुई थी उसी दिन से मेरी मदद करने के लिए तैयार रहता था, और मेरे पति के मरने के बाद भी तो इसी ने मेरा साथ दिया था। अगर ये ना आता तो मैं अकेले अपने पति का अंतिम संस्कार कैसे करती। इसलिए मैंने नितिन को शादी के लिए हाँ कर दी थी। नितिन ने मुझसे शादी कर ली और फिर वो मुझे अपने घर ले गया था। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। मगर क्या मेरी सास को अपने पागल बेटे की शादी मेरे साथ करनी चाहिए थी? मेरे पिताजी ने मुझे सारी जिंदगी बहुत प्यार दिया था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ एक गलती कर दी थी कि जिस लड़की से वो मेरी शादी करवा रहे थे उस लड़की की खूबसूरती और उसके घर की अमीरी देखकर उन्होंने मेरी शादी कर दी थी, लेकिन मेरी ससुराल वालों का बैकग्राउंड नहीं देखा था। आप लोग अपनी बेटियों की शादी करें तो उनका बैकग्राउंड ज़रूर देखें। ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए बाबाओं और घरेलू नुस्खों के चक्कर में ना पड़कर आप डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में एडवाइस लें। मेरे पति को अगर उसके बचपन में ही इलाज मिल जाता तो शायद वो बच सकते थे। मेरे जेठ उनकी आंखों की बीमारी कोई आंखों की डॉक्टर ही देख सकता था, मगर मेरी सास ने बाबा से उनका इलाज करवाया।
भला आंखों की बीमारी में बाबा क्या कर सकता है। अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे ही गांव हैं जहां पर बाबाओं पर ज्यादा विश्वास किया जाता है, वहां पर मनगढ़ंत हरकतों को अंजाम दिया जाता है, तो ऐसी चीजों को रोकिए, क्योंकि जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है, लेकिन कोशिश करने वाला इंसान है। डॉक्टर हायर स्टडी करने के बाद आपका इलाज करते हैं, जबकि बाबा लोग तो जैसा आपसे कहते हैं ऐसा ही आप लोग कर लेते हैं। अपनी सोच को बदलिए और अपनी बेटियों की शादी सोच समझकर कीजिए, क्योंकि अमीर परिवार से ज्यादा लड़कियां जल्दी समझदार और सुलझी हुई फैमिली में एडजस्ट हो जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।